गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी को सावन इंस्टीट्यूट गोविंदगढ़ की ऑनलाइन क्लासेज में दोस्तों आप सबका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का हम टॉपिक लेने वाले हैं स्तर वैद्युत की, जो कि दोस्तों 12th क्लास का ही एक टॉपिक है। इसके अंदर हम 12th क्लास के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। कौन से चैप्टर के बारे में बात करेंगे? पहले चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। किसके बारे में बात करेंगे? विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। पहले चैप्टर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज 12th क्लास की फिजिक्स की पहली वीडियो है, जिसमें अपन पहला चैप्टर के बारे में बात करेंगे। पहला चैप्टर कौन सा है? विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, जो कि किसके अंतर्गत आता है? स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आता है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें। क्योंकि दोस्तों आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में जो 12th क्लास जो बोर्ड की परीक्षाओं के स्टूडेंट हैं वो सब घर पे ही बैठे हैं, क्योंकि स्कूलों में जो आपकी पढ़ाई है वो स्थगित कर दी गई है। तो अभी पता नहीं है लॉकडाउन कब तक खुले या ना खुले। तो दोस्तों आपके लिए ही आप ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था करवा रहे हैं। 12th और 10th क्लास की वीडियो एक दो दिन में आपके सामने उपस्थित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं आज अपन किसके बारे में? स्तर वैद्युत की, जिसमें पहला चैप्टर आज हम कौन सा पढ़ने वाले हैं? विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। 12th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर है। उससे पहले दोस्तों हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी है क्या। जो स्थिर वैद्युतिकी पढ़ने वाले हैं इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों जैसा कि हम देख पा रहे हैं, स्थिर वैद्युतिकी जो है वो इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है। दो शब्द कौन कौन से हैं? एक है इलेक्ट्रिको और दूसरा कौन सा है? स्टैटिक। तो दो शब्दों से मिलकर क्या बना हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक बना हुआ है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है दोस्तों आवेश। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है दोस्तों? आवेश। और स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्थिर। अब नाम से ही हमको पता लग रहा है कि भाई स्थिर वैद्युत की परिभाषा क्या होगी। तो परिभाषा क्या होगी? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? हम स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। तो परिभाषा क्या हुई? बिल्कुल आसान है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन करेंगे स्थिर वैद्युतिकी कहलाएगा। नाम में ही परिभाषा छिपी हुई है, तो परिभाषा लिख देते हैं। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत या जिसके अंदर स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंदर स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कह देते हैं? स्थिर वैद्युतिकी कह देते हैं। तो दोस्तों ये क्या हो गई हमारे? इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युतिकी, जिसके अंदर स्थिर आवेशों का क्या करेंगे? अध्ययन हम करेंगे। एक बार फटाफट से क्या ले लो? स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं हमारे आज के लेसन पर, हमारे आज के चैप्टर पर। ठीक है, एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, अब हमारे करते हैं चैप्टर की बात। पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, जिसका नाम है विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। जिसका नाम क्या है? विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, जिसे हम अगर इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में नाम क्या होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एवं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोस्तों ये अपना पहला चैप्टर है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? विद्युत आवेश के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे कि विद्युत आवेश है क्या? किसके बारे में बात करेंगे? विद्युत आवेश है क्या? विद्युत आवेश है क्या? दोस्तों विद्युत आवेश वो है, विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है। विद्युत आवेश क्या है? पदार्थ का वह गुण है जिससे वह पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ पर बल का अनुभव कराता है। वो क्या है? विद्युत आवेश है। एग्जाम्पल एक बार लिख देते हैं, परिभाषा क्या होगी? विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है, विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है, पदार्थ का वह गुण है
जिसकी उपस्थिति में वह किसी अन्य पदार्थ पर बल का अनुभव कराता हो, किसी अन्य पदार्थ पर बल का अनुभव कराता हो, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? विद्युत आवेश कहते हैं। तो विद्युत आवेश की परिभाषा क्या हुई? विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में वह किसी अन्य पदार्थ पर बल का अनुभव कराता है। एग्जाम्पल पर कैसे समझेंगे? ये कोई मार्कर है, प्लास्टिक का है, इसको हम कपड़े से रगड़कर यदि कागज के टुकड़ों के पास लेके आए तो ये क्या करेगा? कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? यह वह पदार्थ हुआ जिसकी उपस्थिति में वह अन्य पदार्थ क्या हुए? कागज के टुकड़े, उनको ये क्या कर रहा है? अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसका मतलब इसमें कौन सा गुण आ गया है? विद्युत आवेश इसके अंदर आ गया है। अगर हम मार्कर को सिंपल लें, साधारण मार्कर लें, उसको कागज के टुकड़ों के पास ले गए तो ये कुछ भी नहीं करेगा, उनको आकर्षित नहीं करेगा। जैसे हमने इसको रगड़ा, ये क्या हो गया? आवेशित हो गया। इसमें क्या आ गया? विद्युत आवेश आ गया। और विद्युत आवेश आने के बाद ये जिसने क्या कर लिया? कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। इसका मतलब इसके अंदर क्या आ गया? विद्युत आवेश आ गया। यही परिभाषा है। परिभाषा क्या है? विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में वह किसी अन्य पदार्थ पर क्या कराता है? बल का अनुभव कराता है। और जब अन्य पदार्थ पर बल लगा रहा है तभी तो वो कागज के टुकड़े इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो ये किसकी परिभाषा होगी दोस्तों? विद्युत आवेश की। एक बार दोबारा रिपीट कर लो। विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में वह किसी अन्य पदार्थ पर क्या कराता है? बल का अनुभव कराता है, जिसे क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। अगर दोस्तों हम विद्युत आवेश की बात करें और एग्जाम्पल हम लिखें, एग्जाम्पल क्या है कि भाई कांच की छड़ को, कि हम क्या लें? कांच की छड़ को कपड़े से रगड़कर, कांच की छड़ को कपड़े से रगड़कर कागज के टुकड़ों के पास ले जाने पर, कागज के टुकड़ों के पास लाने पर वह कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। और वो क्या लगाता है? अपनी ओर बल लगाता है, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? विद्युत आवेश कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हो। एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर करते हैं आगे वीडियो में कि विद्युत आवेश है क्या, कितने प्रकार का विद्युत आवेश होता है। विद्युत आवेश का प्रकार पढ़ने वाले हैं कि विद्युत आवेश कितने प्रकार का है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। तो विद्युत आवेश की परिभाषा हमने पढ़ ली, एग्जाम्पल हमने देख लिया। अब बात करते हैं कि विद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है। विद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है? तो दोस्तों यदि हम विद्युत आवेश की बात करें, तो विद्युत आवेश हम दो प्रकार से पढ़ते हैं। कितने प्रकार से पढ़ते हैं? दो प्रकार से। पहला होता है धनावेश, जिसे कहते हैं पॉजिटिव, और दूसरा होता है ऋणावेश, जिसे हम क्या कहते हैं? नेगेटिव कहते हैं। अब दोस्तों सबसे मेन बात यह है, इनके जो नाम दिए गए हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव ही क्यों दिए गए हैं? जैसे हमने कोई गैस खोजी जिसका नाम हमने ऑक्सीजन दे दिया, कोई पदार्थ खोजा जिसका नाम हमने सोडियम दे दिया, उनके तो नाम अलग दिए गए, लेकिन इनके जो नाम दिए गए हैं वो प्लस में और माइनस में क्यों दिए गए? प्लस और माइनस तो गणित के चिन्ह होते हैं ना, बिल्कुल होते हैं, तो इनके नाम प्लस माइनस में क्यों दिए गए? ये बहुत सोचने की बात है। इनके नाम अलग मतलब विज्ञान की दृष्टि से क्यों नहीं दिए गए? इनके नाम क्यों पॉजिटिव और नेगेटिव, प्लस और माइनस ही क्यों दिए गए? तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। वैज्ञानिकों ने कुछ एग्जाम्पल किए, कुछ प्रयोग किए। उस प्रयोग में एक प्रयोग आपको ये समझाते हैं कि उन्होंने क्या किया। पहले प्रयोग में एक कांच की छड़ ली, ठीक, किसकी छड़ ली? कांच की छड़ थी जो कि आवेशित थी, जो कि क्या थी? आवेशित। एक ली आवेशित कांच की छड़।
हमने देखा यदि इसके पास हम कागज के कुछ टुकड़ों को लेके आए तो ये अपनी ओर क्या करेगी, टुकड़ों को आकर्षित करेगी। ठीक है, उन्होंने एक ली प्लास्टिक की छड़, एक क्या ली, प्लास्टिक की छड़, एक उन्होंने ली प्लास्टिक की छड़। सेम गुणधर्म इसमें देखा, क्या देखा कि ये भी कागज के टुकड़ों को क्या कर रही है, अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तो उसने क्या देखा, दोनों में गुणधर्म समान है, इसका मतलब क्या हुआ, आवेश एक प्रकार का होना चाहिए। आवेश को कुछ भी नाम दे देते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, इन कागज के टुकड़ों को हटा करके उन्होंने दोनों छड़ों को एक साथ लटकाया, इन दोनों छड़ों को एक साथ लटकाया तो उन्होंने देखा कि ये दोनों क्या कर रही है, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। ये दोनों को क्या कर रही है, अपनी ओर एक दूसरे को आकर्षित कर रही है। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, दूसरे प्रयोग में ये किया कि एक तो उन्होंने ली कांच की छड़, एक क्या ली, कांच की छड़, और दूसरी भी क्या ली, कांच की छड़ ली। तो फिर उन्होंने देखा ये अब की बार ये एक दूसरे को आकर्षित न करने की बजाय यहां तो ये दूसरे को क्या कर रही थी, आकर्षित कर रही थी, लेकिन अब क्या करनी है, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही है। एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिकर्षित कर रही है। थोड़ा दिमाग और घूमा, इसका मतलब तो ये हुआ यार इन दोनों में अलग अलग आवेश है। पहले तो समान आवेश था, जब हमने कागज के एग्जाम्पल पर समझा तो दोनों ने कागज को अपनी ओर आकर्षित किया था, लेकिन जब हमने यहां देखा कि जब दोनों को रखा तब भी आकर्षित किया था, लेकिन जब दोनों समान रखे, दोनों कांच की छड़ ली, तो दोनों क्या हुई, एक दूसरे से दूर हुई। तीसरे एग्जाम्पल में एक और करके देखा कि भाई अब की बार दोनों क्या ले ली, प्लास्टिक ले ली। इधर भी किसकी छड़ ले ली हमने, प्लास्टिक की छड़ ली, और इधर भी किसकी छड़ ली हमने, प्लास्टिक की छड़ ली। फिर भी वही बात हुई, ये भी इन दोनों में भी क्या हुआ, प्रतिकर्षण हुआ। इन दोनों में भी क्या हुआ, प्रतिकर्षण हुआ। अब सोचने की बात यहां ये आई कि भाई ये तो इसका मतलब ये हुआ कि आवेश एक प्रकार का नहीं है। इसका मतलब ये हुआ आवेश एक प्रकार का नहीं है, तो आवेश दो प्रकार का है। अब उनका नाम कैसे दिया जाए कि उसको पॉजिटिव और नेगेटिव नाम देना, नाम किस आधार पर दिया जाए। तो उन्होंने क्या देखा, पहले एग्जाम्पल में देखा कि हमने एक आवेशित छड़ ली, किसकी, कांच की, बिल्कुल आवेशित थी ये छड़। फिर एक आवेशित छड़ किसकी ही ली, प्लास्टिक की ली। दोनों ने क्या किया, एक दूसरे को आकर्षित किया। आकर्षित क्यों किया, क्यों, इसमें भी कुछ आवेश था, इस छड़ में भी कुछ आवेश था, और इस प्लास्टिक की छड़ में भी कुछ आवेश था। तो दोनों ने क्या किया, एक दूसरे को आकर्षित किया। फिर हमने क्या किया कि आकर्षित करने के बाद हमने दोनों छड़ों को नीचे उतारा, दोनों छड़ों को नीचे उतारा। इसके पास कागज के टुकड़े लेके गए तो इसने कागज के टुकड़ों पर कोई काम नहीं किया। इसके पास भी कागज के टुकड़े लेके गए, इसने भी कागज के टुकड़ों पर कोई काम नहीं किया। अब सोचने की बात यह थी, जब हमने इसको भी आवेश दिया था, हमने इसको भी आवेश दिया था, और हमने दोनों को मिलाया तो आवेश तो बढ़ना चाहिए था, आवेश खत्म क्यों हुआ, आवेश शून्य क्यों हुआ। अब तुम खुद सोचो, दो चीज ऐसी कौन सी तुम लोगे प्रकृति में जिनको दोनों को मिलाने पर शून्य हो जाए। कब हो सकता है, जब हो सकता है जब तुम एक +5 लो, एक -5 लो, और दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, शून्य आएगा। क्या और कोई एग्जांपल बता सकते हो प्रकृति में कि तुम दो चीजों को मिलाओ और दोनों चीजों का आवेश ही खत्म हो गया। इस पर जो आवेश था हमें नहीं पता कहां गया, इस पर आवेश था हमें नहीं पता कहां गया, प्रकृति में चला गया, और दोनों क्या हो गई, बिल्कुल शून्य हो गया आवेश। इसका मतलब आवेश कहां गया, बिल्कुल प्रकृति में कहीं खो गया। इस आधार पर नाम क्या दिया, ये एक ही कंडीशन में संभव है, गणित के चिन्ह। जब एक तुम +5 लो, आवेश समान है, मतलब जितना आवेश इस पर है उतना ही आवेश इस पर है। एक -5 लो और दोनों को मिलाओ क्या आएगा, 0 आएगा। इसी आधार पर नाम क्या दिया गया, एक का नाम धनावेश दिया गया, दूसरे का नाम क्या दिया गया, ऋणावेश दिया गया। इसी आधार पर नाम किसमें दिए गए, गणित में नाम दिए गए। को क्या दिया, प्लस दिया, दूसरे को क्या दिया दोस्तों, माइनस दिया है। एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट इसका ले लो, फिर आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं विद्युत आवेश के बारे में। चलो इनके बारे में डिटेल से, धनावेश और ऋणावेश के बारे में डिटेल से हम चर्चा करेंगे, और एंड में नहीं, अगर यही की परिभाषा लिखें थोड़ी थोड़ी कि धनावेश क्या है और ऋणावेश क्या है। अगर धनावेश और ऋणावेश की अगर हम चर्चा करें, धनावेश क्या है और ऋणावेश क्या है, तो पहले बात करें हम धनावेश। किसकी बात करें, धनावेश की बात करें, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव साइन कहते हैं। तो तुम बताओ दोस्तों, धनावेश क्या आएगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी को दर्शाएगा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को दोस्तों यदि हम धनावेश की बात करें तो धनावेश है क्या, धनावेश की यदि हम परिभाषा लिखें तो धनावेश है किसी वस्तु पर, धनावेश की परिभाषा क्या होगी,
किसी वस्तु पर धनावेश, किसी वस्तु पर धनावेश उसकी सामान्य अवस्था से, उसकी सामान्य अवस्था से, सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी को दर्शाता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी को दर्शाता है। धनावेश किसको दर्शाता है? सामान्य अवस्था से यदि इलेक्ट्रॉन कम है तो क्या आएगा? धनावेश आएगा। अब सामान्य अवस्था क्या है? सामान्य अवस्था का मतलब है यदि कोई हम किसी पदार्थ की बात करें, यदि उसमें 3 पॉजिटिव हैं तो 3 ही क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। ये क्या होगा? इसकी सामान्य अवस्था हो गई। यदि हम कहें कि बेसिक में 4 नेगेटिव हैं और 3 पॉजिटिव हैं तो ये तो आपस में कट ही जाएंगे, तो बचेगा क्या? एक नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन। तो धनावेश की परिभाषा क्या हुई? किसी वस्तु पर धनावेश उसकी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी को दर्शाता है। इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो क्या होगा? धनावेश होगा। और यदि हम ऐसे ही ऋणावेश की बात करें, ऋणावेश की हम परिभाषा लिखें तो ऋणावेश क्या होगा? उसकी सामान्य अवस्था से, या पूरी परिभाषा लिखें, किसी वस्तु पर ऋणावेश, किसी वस्तु पर ऋणावेश उसकी सामान्य अवस्था से, उसकी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को दर्शाता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को दर्शाता है। तो दोस्तों एक छोटी सी बात हमको ये ध्यान रखनी है, जो धनावेश होता है वो किसको दर्शाता है? कमी को दर्शाता है। और जो ऋणावेश होता है वो किसको दर्शाता है? अधिकता को दर्शाता है। एक बार फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं आगे आवेश की और आगे बात करते हैं। ठीक है, चलो। तो धनावेश किसको दर्शाएगा? इलेक्ट्रॉनों की कमी को दर्शाएगा। और ऋणावेश किसको दर्शाएगा? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को दर्शाएगा। अब दोस्तों आवेश की परिभाषा हम पहले ही बता चुके हैं। आवेश की परिभाषा क्या थी? आवेश पदार्थ का वह गुण है जो किसी अन्य पदार्थ को, आवेश पदार्थ का क्या है? वह गुण है जो किसी अन्य वस्तु पर क्या कराता है? बल का अनुभव कराता है। अब दोस्तों यदि विद्युत आवेश के बारे में और चर्चा करें तो हम आवेश का मात्रक की बात करें तो आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है दोस्तों? कूलाम होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? कूलाम होता है। अब एसआई एक पद्धति होती है मात्रकों को लिखने की पद्धति, जैसे कई पद्धति होती है। एमकेएस पद्धति एक होती है, एक पद्धति एमकेएस होती है, एक पद्धति सीजीएस होती है, एक पद्धति एफपीएस होती है। ये 11वीं क्लास में आपने डिटेल से पढ़ रखा होगा। तो परिभाषा क्या हुई? सॉरी, आवेश का जो एसआई मात्रक क्या हुआ? वो एसआई मात्रक क्या होगा? कूलाम होगा। और आवेश एक अदिश राशि है। आवेश क्या है? आवेश एक अदिश राशि है। आवेश क्या है? एक अदिश राशि है। दोस्तों सदिश और अदिश में अंतर क्या है? जो सदिश राशियां होती हैं उनमें दिशा एवं परिमाण दोनों होते हैं, लेकिन जो अदिश राशि होती है उनमें केवल क्या होता है? परिमाण होता है। अगर हम आवेश के फॉर्मूले की बात करें कि भाई आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, तो आवेश का फॉर्मूला होता है धारा गुणा समय। आवेश का फॉर्मूला क्या होता है? धारा गुणा समय। यदि आवेश को Q से प्रदर्शित करें तो धारा को I से प्रदर्शित करते हैं और समय को किससे लिखते हैं? T से लिखते हैं। तो Q का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? I गुना T। आवेश का क्या हो जाएगा? धारा गुना समय। ये आवेश के बारे में थोड़ी और जानकारी है। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश किसको दर्शाएगा? इलेक्ट्रॉनों की कमी को। ऋणावेश किसको दर्शाएगा? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश एक कैसी राशि? अदिश राशि है। आवेश धारा गुना समय। अगर हम बात करें यहां जो आई है, यहां Q किसको दर्शा रहा है? आवेश को दर्शा रहा है। Q किसको दर्शा रहा है? आवेश को, जिसको हम किस में लिखते हैं? कूलाम में लिखते हैं। जिसको हम किस में लिखते हैं? कूलाम में इसका मात्रक होता है। I किसको दर्शा रहा है? I किसको दर्शा रहा है? धारा को दर्शा रहा है। I किसको दर्शा रहा है? धारा को दर्शा रहा है, जिसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। और T किसको दर्शा रहा है? समय को दर्शा रहा है, जिसका मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। तो दोस्तों ये चीज हमको ध्यान रखनी है। Q किसको दर्शा रहा है? आवेश, जिसे किससे लिखते हैं? कूलाम से लिखते हैं। I किसको दर्शा रहा है? धारा को एम्पियर में मापते हैं। T किसको दर्शा रहा है? समय को सेकंड में मापते हैं। चलो एक बार फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर आगे और बात करते हैं इसके बारे में। एग्जाम्पल लेते हैं। चलो
आवेश पर एक न्यूमेरिकल करते हैं, आवेश से संबंधित ही किसी तार में, आवेश से संबंधित न्यूमेरिकल है, किसी तार में 4 कूलाम आवेश, किसी तार में 4 कूलाम आवेश 2 सेकंड तक, 4 कूलाम आवेश जो 2 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए प्रवाहित होता है तो, प्रवाहित होता है तो उत्पन्न धारा का मान क्या होगा, उत्पन्न धारा का मान क्या होगा, उत्पन्न धारा का मान ज्ञात करो। तो अब हमको सवाल में क्या क्या दे दिया, अब तुमको यह समझना है 4 कूलाम क्या दे दिया, आवेश दे दिया, 2 सेकंड क्या दे दिया, हमको समय दे दिया। इसका मतलब हमको क्या क्या दिया हुआ है, आवेश दिया हुआ है जिसको किससे दर्शाते हैं, क्यू से दर्शाते हैं, कितना दिया हुआ है, 4 कूलाम दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद समय हमको दिया हुआ है जिसको हम टी से दर्शाते हैं, कितना दिया हुआ है, 2 सेकंड दिया हुआ है, और हमसे धारा का मान पूछ रहा है जिसको किससे दर्शाते हैं, आई से हम प्रदर्शित करते हैं। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था Q बराबर I गुना टी, तो यदि I का मान निकाले तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन टी। Q का मान कितना है, 4, T का मान कितना है, 2, तो 4/2 क्या आ गया, 2। किसका मान, धारा का मान, और धारा किस में मापेंगे, एम्पियर में। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 एम्पियर। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। सवाल को दोबारा समझते हैं। किसी तार में 4 कूलाम आवेश दे दिया, समय दे दिया, क्या पूछती, धारा, तो Q बराबर आई टी, Q का मान दिया हुआ है, T का मान दिया हुआ है, I का मान पूछा था। एक बार फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और है दोस्तों जो कि एग्जाम में पूछा गया है कई बार, कि विद्युत आवेश का विमीय सूत्र लिखिए। पूछा गया है विद्युत आवेश का विमीय सूत्र लिखिए, विद्युत आवेश का विमीय सूत्र लिखिए। तो दोस्तों विमीय सूत्र आपने 11वीं क्लास में बहुत डिटेल से पढ़ा है कि विमा किस पर आधारित होती है। तो विमा के लिए एक बार दोबारा बता देते हैं, हमको द्रव्यमान चाहिए, ठीक है, हमको क्या चाहिए, समय चाहिए, और या उसकी जो लंबाई दे रखी है वो चाहिए। इसका मतलब ये भी हम कह सकते हैं विमा हम उनकी ही निकाल सकते हैं, विमा हम किनकी ज्ञात कर सकते हैं, जो मात्रक हमको दे रखे हैं वो क्या है, मूल मात्रक हो या मूलभूत राशियों की ही क्या निकलती है, विमा निकलती है। जो राशियां क्या हो, मूलभूत राशियां हो, उनकी क्या निकलेगी, विमा निकलेगी। और विमा निकालने के लिए हमको सूत्र चाहिए केवल, तो आवेश का विमीय सूत्र पूछ रहा है, तो हमने अभी पढ़ा था आवेश का सूत्र, हमने पढ़ा था वो क्या था, धारा गुना समय। क्या पढ़ा था, धारा गुना समय। कोई दिक्कत नहीं, आवेश को किससे दर्शाएंगे, क्यू से दर्शाएंगे, धारा को किससे दर्शाएंगे, आई से दर्शाते हैं, लेकिन मात्रक क्या होता है, एम्पियर, ए से दर्शाएंगे। समय को किससे दर्शाएंगे, टी से दर्शाएंगे। तो एक एक लग रहा है, एक एक लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा, आवेश का विमीय सूत्र हो जाएगा। बाकी 11वीं क्लास में आपने बहुत डिटेल से पढ़ा होगा कि विमीय सूत्र बनाते कैसे हैं। तो आवेश का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, एम्पियर का मान 1 है, धारा को लिखते हैं, समय का मान टी सेकंड 1 है, किसका मान पूछ रहा है, क्यू का मान पूछ रहा है। तो ये क्या हो गया, आवेश का विमीय सूत्र आ चुका है। एक बार फटाफट लिखो, ठीक है। अब दोस्तों यदि बात करें हम कि विद्युत आवेश कैसे कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, विद्युत आवेश को उत्पन्न कैसे कैसे किया जा सकता है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि भाई आवेशन की विधियां कौन कौन सी हैं, किसकी विधियां, कि कैसे कैसे हम आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं, कि आवेशन की कितनी विधियां हो सकती हैं। तो दोस्तों मुख्य रूप से आवेशन की हम 3 विधि पढ़ेंगे। जो पहली विधि है वो है घर्षण द्वारा आवेशन। पहली विधि कौन सी है, घर्षण द्वारा आवेशन। दोस्तों जो दूसरी विधि होगी वो होगी चालन द्वारा आवेशन। दूसरी कौन सी होगी, चालन द्वारा आवेशन। और दोस्तों जो तीसरी विधि आएगी वो आएगी अपनी प्रेरण द्वारा आवेशन। तीसरी कौन सी आएगी, प्रेरण द्वारा आवेशन, कि हम किसी वस्तु को, किसी पदार्थ को आवेशित कैसे कर सकते हैं। तो हमको 3 विधियां पढ़नी है। पहली कौन सी, घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरी चालन द्वारा आवेशन, तीसरी प्रेरण द्वारा आवेशन। दोस्तों अगर वीडियो यहां तक अच्छी लगी हो तो
प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब। जो कि आप अगर चाहते हो कि भाई स्थिर वैद्युत की जो लेसन है ये कंटिन्यू करना पड़े तो अधिक अधिक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद सभी।